हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं। ईवीएस में हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा और पॉल्यूशन पढ़ा। पॉल्यूशन में हम लोगों ने कुछ पॉल्यूशन देख लिया था और कुछ पॉल्यूशन आज देखेंगे। जैसे कि एयर पॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन आज देखेंगे। एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। उसके लिए हम एक ब्रीफ में जल्दी जल्दी बता देते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। उसके बाद हम अपना आगे का अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? तो इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के इन्वायर्न शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग, यानी कि चारों तरफ, यानी कि हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं उन सभी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि चारों तरफ का आवरण जिसमें सभी जीव अपना दोहन करते हैं उन्हें हम वातावरण कहते हैं। वातावरण और वायुमंडल में डिफरेंट होता है। वायुमंडल केवल वायु होता है, जिसमें केवल वायु पाया जाता है, वो वायुमंडल होता है। लेकिन वातावरण जितनी भी चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वृक्ष, नाली, जितनी भी पहाड़, सब कुछ ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब वातावरण के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण हर वो चीज़ जो हमारे लिए अनुपयोगी है, अनवांटेज है, नेसेसरी है, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसको हम चाहते नहीं है, जो वायुमंडल में अलग से आकर मिल गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। इतना समझ में आया? हमारे चारों तरफ उपस्थित सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वायुमंडल के अंतर्गत केवल वायु आती है, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई यूज नहीं है, उन्हें हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण हमारे ना चाहते हुए भी पृथ्वी पर मौजूद है, वो हमारे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, लेकिन उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक, एक अजैविक, यानी कि बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक में ऑल लिविंग, जितने भी सभी जीव जंतु जो जीवित हैं वो बायोटिक में आते हैं। और अजैविक में दो तरह के आते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में यानी जो भगवान ने बनाया, जो प्रकृति ने बनाया, जैसे जल, वायु, हवा, पानी, ये सब क्या है? आर्ट नेचुरल है। आर्टिफिशियल में क्या है? जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो। मनुष्य द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल, नेचुरल प्रकृति से प्राप्त हुआ नेचुरल। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, मानव जीवन जीने के लिए संशोधन का उपयोग करता है। मानव जीवन जीने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है ना। हाँ, तो उसे यूटिलाइजेशन कहते हैं। उपयोग करना यानी यूटिलाइजेशन। अगर हम ज़्यादा संसाधन का उपयोग करेंगे, यूटिलाइजेशन ज़्यादा करेंगे, तो जो हमारा जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, वो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यूटिलाइजेशन ज़्यादा करेंगे, संसाधनों का दोहन ज़्यादा करेंगे, तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम उनको एक क्या कहते हैं, एक लेवल में यूज करते हैं, तो उतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा। निगेटिव इम्पैक्ट मतलब क्या? प्रदूषण ज़्यादा होगा, फॉरेस्ट ज़्यादा कटेंगे तो क्या कहते हैं, डिजास्टर ज़्यादा आएंगे, यानी आपदाएं ज़्यादा आएंगी, प्रदूषण ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें किसी भी चीज़ का दोहन एक लिमिट में करना है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करना है प्राकृतिक चीज़ों का, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इनसे हमें क्या समस्या होती है। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि हम यूटिलाइज़ करते क्यों हैं। तो हम खुद को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम पेड़ पौधे जंगल नहीं काटेंगे, तो और देश की अपेक्षा हमारा देश पीछे रह जाएगा। हम कागज़ कैसे बनाएंगे, या हम नए नए फर्नीचर्स कैसे बनाएंगे, या हम विकास कैसे करेंगे। डेवलप करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का यूज करना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में। अगर हम वो लिमिट से बाहर जाएंगे तो प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा। अगर हम एक लिमिट में यूज करते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण में रहेगा, ठीक है। तो हम डेवलप करने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलों को काटते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, एजुकेशन में जाते हैं। तो इन सब के लिए हमें डेवलप करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, जिससे पॉल्यूशन होता है और आपदाएं आने की समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। इसको रोकने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए कस्तूरी रंजन और कारगिल समिति बनी। किसको रोकने के लिए? पॉल्यूशन को रोकने के लिए कस्तूरी रंजन और कारगिल नामक समिति बनी, जिन्होंने सतत विकास को ज़रूरी बताया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्होंने ज़रूरी बताया। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जिसमें हम किसी चीज़ मतलब प्राकृतिक चीज़ों का दोहन एक लिमिट में करें, एक लिमिट में करें, बहुत ज़्यादा ना करें जिससे हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, ठीक है। एक ओवर डेवलपमेंट नहीं करना है, लिमिट में डेवलपमेंट करना है। ओवर डेवलपमेंट
कितना करना है ये हम कैसे जानेंगे? तो उन्होंने बताया कि हमारे पृथ्वी पे जो 100% है उसका 37% ही हमें अपने डेवलपमेंट के लिए 37% भाग ही यूज करना है, बाकी के भाग को हमें टच नहीं करना है, उनका दोहन नहीं करना है, उनका यूज नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले के वीडियो में बहुत विस्तार से पढ़े हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का दोहन करते हैं तो हमारा प्रदूषण होता है। आपको पता है पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो अब जानेंगे प्रदूषण क्या है। सॉरी, प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है, यानी कि एडिशन ऑफ अननेसेसरी एंड अनवांटेड थिंग्स द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। यानी कि पर्यावरण में अनावश्यक, यानी कि जो चीज़ें हमारे लिए उपयोग में ना हो, जिनका हम यूज़ ना करें, जिनकी हमें ज़रूरत ना हो, उनका हमारे पर्यावरण में आके मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। उनका होना प्रदूषण कहलाता है और वो हमारे पर्यावरण में ही होंगे, तो इसलिए उसको पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, अब पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट, ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं, ये क्या हैं? क्या है ये अनवांटेड चीज़? ये अनावश्यक चीज़ क्या है? चीज़, वो जो चीज़ है, वो जो कण है, वो जो पार्टिकल्स है, वो जो थिंग्स है, उसी को हम प्रदूषक कहते हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट कहते हैं। जिसके द्वारा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, अनावश्यक अननेसेसरी चीज़ ही पॉल्यूशन कहलाता है, और वो अननेसेसरी चीज़ को उत्पन्न करने वाला कण, पार्टिकल्स, थिंग्स ही पॉल्यूटेंट कहलाता है। इतना समझ में आया? अब देखिए, पॉल्यूशन 4 या बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं सुपर टेट और सी टेट, इसमें इतना डीप से नहीं पूछा जाता। ईवीएस बहुत हल्के में पूछा जाता है, इसलिए इसमें आपको 4 प्रकार के ही पॉल्यूशन पढ़ने हैं। नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा। 5वां होता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। न्यूक्लियर पॉल्यूशन आपको इसमें नहीं पढ़ना है। अगर आपको वैसे भी आपको पता होगा कि अगर न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो अनेक प्रकार के रेडिएशन फैलते हैं, जिससे अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो उसे न्यूक्लियर पॉल्यूशन कहा जाता है। अब हम एक एक करके विस्तृत में नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नॉइज पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को कवर कर लिया था, लेकिन हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। नॉइज पॉल्यूशन, अनवांटेड साउंड, अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमें असहनीय हो, जो हमें बर्दाश्त ना हो रहा हो, जो हमारी सहन शक्ति से बाहर हो, जिसको हम चाहते ना हो सुनना लेकिन फिर भी हमारे कानों में आ रहा हो, उसे हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। साउंड क्या होता है? साउंड, जैसे आप हमें सुन रहे हैं तो एक साउंड निकल रहा है, तो ये आपको अनवांटेज नहीं लग रहा है, ये आपके लिए ज़रूरी है, आप सुनना चाहते हैं, तो ये साउंड हो गया। जबकि नॉइज़ क्या है? जो अनवांटेड, जैसे अभी मैं यहाँ पे किसी चीज़ को ऐसे करने लगूँ बहुत तेज़ से, कोई सॉन्ग चला दूँ, तो वो हमारे लिए अनवांटेज हो जाएगा, जिससे हम चाहते नहीं हैं, तो वो क्या कहलाता है? नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है, जैसे इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में आपको पता है बहुत बड़े बड़े लेवल पर मशीनें होती हैं, तो जब वो मशीनें चलेंगी तो वो आवाज़ करेंगी ना। जैसे देखिए, सिंपल सा, हमारे घर में मिक्सर होता है, मिक्सर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब वो चलता है तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, इतना आवाज़ करता है कि मन होता है कि इसको बंद कर दें। वो हमारे लिए अनवांटेड होता है, उसको हम चाहते नहीं हैं। इसी तरह बड़े बड़े कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और वो बहुत तेज़ नॉइज़ पॉल्यूशन करती हैं, तो इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट यानी यातायात से चलने वाली गाड़ियाँ, उनसे बजने वाले हॉर्न, इससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तीसरा होता है लाउड स्पीकर, यानी कि डीजे, जो सब लोग चलाते हैं, इससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। चौथा होता है वोल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी जब फटती है तो बहुत तेज़ आवाज़ करती है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और होता है हमारे क्रैकर्स, यानी कि जो हम पटाखे लगाते हैं, इससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन उत्पन्न होता है, इसलिए पटाखों को लिमिट में दबाएं। ठीक है, ग्रीन पटाखे लगाए ना, ग्रीन पटाखे। अब तो ग्रीन क्रैकर्स भी आने लगे हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं है, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम नॉर्मल पटाखे लगाते हैं तो उससे हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दिवाली वगैरह पे पटाखे जलाने पर पाबंदी लग जाती है, आप केवल उस दिन ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, और नॉइज़ पॉल्यूशन से हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि देखिए,
थंडर स्टॉर्म भी इसका एक कारक है नॉइज़ पॉल्यूशन के, यानी कि जो बिजली की कड़कड़ाहट होती है, जो बिजली का गरजना होता है, थंडर स्टॉर्म, उससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इससे हमें क्या-क्या लॉस होता है नॉइज़ पॉल्यूशन से? तो देखिए, हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमारा हार्ट अटैक आने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है, इरिटेशन होता है। इसी मतलब आप बहुत अनवांटेड चीज़ को सुन रहे हैं, बार-बार आपके कानों में जा रहा है और आप उसे सुनना नहीं चाह रहे, तो आपको देखिए इरिटेशन होगा, आपको मन होगा कि इसको तोड़ दें, फोड़ दें, बंद कर दें, किसी तरह से ये बंद हो जाए बस, तो आपको इरिटेशन होगा, ठीक है। स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, सोने में दिक्कत होगी, माइंड आपका जो होगा वो डिस्ट्रैक्ट होगा, एक जगह पे आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। तो ये हो गया नॉइज़ पॉल्यूशन के प्रभाव। अब हम देखते हैं अपना एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, एयर पॉल्यूशन को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। तो ये भी सेम चीज़ है, जैसे कि हमने नॉइज़ पॉल्यूशन में देखा अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड साउंड जो हमारे कानों तक आ रही है, जिसे हम सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया। इसी तरह वायु प्रदूषण में अनवांटेड पदार्थ, अनवांटेड हानिकारक, अनुपयोगी पदार्थों का वायु में मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। तो ये 2 प्रकार से वायु में मिलते हैं। एक तो गैसेज़ के माध्यम से, जैसे कुछ गैसें होती हैं, वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। दूसरा पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स यानी छोटे-छोटे कण जैसे धुओं से निकलने वाले कण। वोल्केनिज़ जब फटता है तो उनसे बहुत सारे कण निकलते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन को जब मिक्स करके कपड़ा बनाया जाता है तो उसके महीन-महीन रेज़ से वो वायु में हमारे फैल जाते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो ये 2 प्रकार, एक गैसियस होता है, गैसियस और कर्डीय। तो हम इसको दोनों अलग-अलग देखेंगे। गैसियस में आप देखिए जैसे SO2, CO, H2O, CH4, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होता है। यह उत्पन्न कहाँ से होता है? तो यह बर्निंग ऑफ फ्यूल यानी ईंधन के जलने से, वाहनों के धुएँ से और ज्वालामुखी क्रिया से यानी वोल्केनिज़्म से, व्हीकल स्मोक से ये SO2 उत्पन्न होता है। और ये जो प्रभावित करता है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्या होती है, तो हमारी आँखों में जलन होने लगती है, ईचिंग इन आइज़, श्वास समस्या यानी रिस्पायरेशन प्रॉब्लम। और ये जो होता है सबसे बड़ा जो घातक होता है SO2, तो SO2 जब H2O यानी कि जल के साथ क्रिया करता है तो यह H2SO4 बनाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे अम्लीय वर्षा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि मथुरा में एक फैक्ट्री है, वहाँ से SO2 हमेशा रिलीज़ होता रहता है। और चूँकि मथुरा के पास ही हमारा ताजमहल मथुरा से नज़दीक होता है, तो वहाँ से SO2 जब क्या कहते हैं, जल से क्रिया करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तो एसिडिक रेन जो होती है वो ताजमहल पे गिरती है। ताजमहल पे गिरने की वजह से ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा अब देखिए, अब हम जानेंगे कैसे कि पर्यावरण में वायु प्रदूषण है, इसको जानेंगे कैसे। एक लाइकेन होता है, लाइकेन आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। लाइकेन जो होता है ये प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन की पत्तियाँ एकदम मुरझा जाती हैं, एकदम जल जाती हैं, एकदम रफ हो जाती हैं, तो पता चलता है कि वायु में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत भयंकर गैस होती है, ये ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। ईंधन के जलने से, सिगरेट के धुएँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, आप लकड़ी लाते हैं, आज के ज़माने में सबके घर पे गैस हो गया, लेकिन अभी बहुत मैक्सिमम गाँव में बहुत ज़्यादा ऐसे परसेंटेज है जहाँ पे लकड़ियों से अंगीठी जलाई जाती है ठंडी में, ठीक है। तो वो जो अंगीठी जलाई जाती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CO जिसे हम कहते हैं, वो गैस निकलती है। और ये गैस जो होती है दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। इससे हमें जो होते हैं वो सांस नहीं ले मिलता है, और इसलिए इसको दम घोटू गैस कहते हैं। इससे मृत्यु की खतरा बहुत जल्दी होता है। ये वातावरण में ऑक्सीजन का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर देती है, ऑक्सीजन को कम कर देती है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी को रख के नहीं सोना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बंद कमरे में अंगीठी को रखकर क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी से यानी कि लकड़ियों से CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा को, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा उसे कम कर देती है, जिससे हमें सांस लेने में समस्या होती है। इतना समझ में आया? ठीक है। तीसरा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो है
इसे हम या स्थल यानी कि धरती से और ईंधन से उत्सर्जित होता है नाइट्रस ऑक्साइड। धरती से कैसे? हमारी पृथ्वी जो होती है, हमारी जो पृथ्वी है, ये भी कुछ प्रकार की गैस छोड़ती रहती है, तो उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड एक है, तो यहाँ से उत्पन्न होता है और फ्यूल ईंधन को जलाने से होता है। ठीक है, इससे भी एसिटिक रेन होता है, ये भी नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे कि आप लोगों ने देखा था सल्फ्यूरिक एसिड SO2, ये क्रिया करता है H2SO से, ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये भी क्रिया करता है H2O से, तो ये भी बनाता है, क्या बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो यह भी रेनफॉल एसिडिक रेन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरह होता है धरातलीय ओजोन यानी कि O3, ये डस्ट और वेपर के साथ मिलकर स्मोक का निर्माण करता है, यानी धुआंशा सा बना देता है, वातावरण धुंधला धुंधला होने लगता है, येलो येलो क्लाउड जो बादल होता है वो येलो दिखाई देने लगता है, हम लंग्स हमारे डैमेज होने लगते हैं और इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी को परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ओजोन की एक लेयर पाई जाती है। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी परावैंगनिक किरणें, यानी कि जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। इसीलिए इस ओजोन परत को हम बूम कहते हैं। बून यानी कि वरदान, भगवान का दिया हुआ ये एक हमारे लिए वरदान है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए वायु प्रदूषण में एक और है मैथिल आइसोसाइनाइड, MIC, मैथिल आइसोसाइनाइड। ये भी रिस्पॉन्सिबल, ये जो है मेथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने पढ़ा होगा 1984 में, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिससे ये उत्सर्जित हुआ था MIC, मेथाइल आइसोसाइनाइड। ये फर्टिलाइजेशन बनाने वाली एक उर्वरक बनाने वाली एक फैक्ट्री थी, उसमें त्रासदी हो गया था, उसमें विस्फोट हो गया था। ये एक बहुत पॉइजनस गैस है, जहाँ से रिलीज होता है उसका इम्पैक्ट आज भी भोपाल में देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है, फिर लास्ट हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये रिलेटेड बाय वॉल्कनिज्म, रिलीज बाय वॉल्कनिज्म, यानी कि ये ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न होता है और यह भी एक प्रकार का पॉइजनस गैस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इतना समझ में आया आप लोग को? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगला हमारा है कणीय प्रदूषण यानी कि पार्टिकल्स, एयर पॉल्यूटेंट। ऐसे पॉल्यूटेंट वे सूक्ष्म कण जो वायु में स्वच्छंद तैरते रहते हैं, ये पार्टिकल्स मैटर कहलाते हैं। पहले सुनिए, वे सूक्ष्म कण, दीज आर टिनी डस्ट पार्टिकल। टिनी यानी सूक्ष्म कण, टिनी डस्ट पार्टिकल, सूक्ष्म कण जो हमारे वायु में स्वच्छंद तैरते रहते हैं, लेकिन हमारे नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्टिकल मैटर। दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देते, दिखाई देते, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत रेयर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, जहाँ बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है वहाँ हमें दिखाई देते हैं। जैसे अभी आप देखिए, कोई घर का पोछा मान लीजिए, झाड़ू मान लीजिए, झाड़ू आप लोगों ने लगाया और घर के जो मैट्स होते हैं उन्हें लाके बाहर ऐसे ऐसे झाड़ दीजिए, तो आप देखिए अनेक प्रकार के कण आपको वायु में उड़ते हुए दिखाई देंगे, स्वच्छंद रूप से वो वायु में तैर रहे हैं। इसी को हम पार्टिकल कहते हैं, डस्ट पार्टिकल कहते हैं। इसी वजह से कणीय वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये निकलता कहाँ से? माइनिंग से। माइनिंग यानी जहाँ पे माइनिंग हो रहा है, जहाँ पे खुदाई हो रही है, जहाँ पे पृथ्वी को खोद के कोई चीज़ निकाला जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, ड्रिल किया जा रहा है, तो वहाँ से भी सूक्ष्म कण निकलते हैं। बर्निंग से यानी कि आग से, धुओं में आप देखते हैं सूक्ष्म कण तैरते रहते हैं। और स्प्रे, जब आप स्प्रे करते हैं तो उसमें भी सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से निकलते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनसे हमें रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स हमारे डैमेज हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है सूक्ष्म कण से, कणीय वायु प्रदूषण से। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, इसको मापने की एक इकाई होती है। ठीक है, हाँ, जो ये कण होते हैं इनको मापने की एक इकाई होती है। देखिए, ये 10 PM क्या है? पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या है? वही सूक्ष्म, वही टीनी पार्टिकल्स, इसी को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। 10 अगर पार्टिकुलेट मैटर है तो डोंट इंटर इन बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर ये 10 PM है, अगर ये 10 PM है तो हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर 2.5 PM है तो इंटर इन बॉडी इन लंग्स, यानी कि हमारे बॉडी से हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं अगर ये 2.5 PM है। और अगर ये 1 PM के होंगे तो ये हमारे ब्लड सेल्स में इंटर कर जाएंगे और हमारे लिए जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसे डैमेज कर देंगे, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, इसका जो मापन है वो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा नापा जाता है और ये हर वर्ष हर ईयर हमारे भारत में रिलीज भी होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है,
अब देखिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है। तो ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसकी एक रेगुलेटेड कंपनी है, एक जगह से रेगुलेट होता है, जिसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, उसके द्वारा यह रेगुलेट होता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा यह रेगुलेट होता है। 2014 में यह बना था। तो ये हमें क्या बताता है कि हमारे वायु में कितने ज़्यादा मतलब कण हैं, कितने पीएम हैं, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बैड है, कौन सा हमारे लिए खतरनाक है, कौन सा विनाशक है। ये इसी के द्वारा हमें पता चलता है। ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यही हमें बताता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक इसी के द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, देखिए पीएम, जैसे अभी हमने आपको बताया 2.5 पीएम है, तो ये 2.5 माइक्रोन के बराबर होगा। अगर 10 पीएम है तो ये 10 माइक्रोन के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए इसका निर्धारण कैसे होता है। अगर ये 0 से लेके 50 पीएम यानी कि माइक्रोन, 0 से लेके 50 माइक्रोन तक है, तो यह नॉर्मल है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुड है हमारे लिए, इससे हमें कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है 50 यानी 50 से लेके 100 तक, तो ये एब नॉर्मल है। एब नॉर्मल यानी हार्म करेगा पर थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। फिर अगर 100 से 200 माइक्रोन तक ये पहुंचता है पार्टिकल्स, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए, वेरी बैड की स्थिति में आ जाएगा, मतलब बहुत ख़राब है। फिर 200 से अगर 300 तक आएगा तो ये डेंजरस हो जाएगा, यानी खतरनाक हो जाएगा। और 300 से अगर ऊपर जाएगा तो हमारे लिए विनाशक साबित हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में? 0 से 50 तक नॉर्मल, 50 से 100 तक एब नॉर्मल, 100 से 200 तक वेरी बैड, 200 से 300 तक डेंजरस, और 300 से ऊपर गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? विनाशक हो जाएगा। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू 2023 का जो डाटा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का, इसमें जो मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटी है वो बंदी नामक एक ज़िला है हिमाचल प्रदेश का, बंदी, वो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेंट सिटी घोषित किया गया है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम पढ़ेंगे मैराइन पॉल्यूशन यानी कि समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण क्या है? इट इज़ द पॉल्यूटेंट ऑफ ओशियन पार्ट्स, यानी कि यह समुद्री भाग का प्रदूषक है। मैराइन पॉल्यूशन नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, यानी कि समुद्री पॉल्यूशन, यानी कि जो समुद्र में प्रदूषण हो रहा है, इसे हम मैराइन पॉल्यूशन कहते हैं। ये किस समुद्र में पॉल्यूशन कैसे होगा? आप सोचेंगे समुद्र में ना कोई रहने जा रहा है, ना कोई मतलब वहाँ पे कुछ फेंकने जा रहा है, तो समुद्र में पॉल्यूशन कैसे होगा? तो समुद्र में पॉल्यूशन होता है ऑयल स्पिल के कारण। आपको पता होगा बहुत बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जो शिप होते हैं, वो समुद्र के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। तो कभी कभी उनका जो ऑयल स्पिल हो जाता है, यानी तेल का उनके रिसाव हो जाता है जहाज़ों का, जिसकी वजह से समुद्री पॉल्यूशन होता है, और उससे जो समुद्र का पानी होता है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और वह जीवों के लिए बहुत हानिकारक। पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो मतलब देखिए, पृष्ठ तनाव कम होने का मतलब है कि पानी में जो जीव हैं, पानी के अंदर जो जीव हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो बाहर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो जीवों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जैसे कि आपने एक्वेरियम देखा होगा, एक्वेरियम में आपने देखा होगा जब मछलियाँ सांस लेती हैं तो उसमें बुलबुला 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 टाइप में कुछ निकलता है, तो वो ऑक्सीजन होता है। जो मछलियाँ होती हैं वो उसी बुलबुले के रूप में बुलबुले को खाती हैं, और उससे उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, उसके सरफेस पे पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन जीवों को नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उन जीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इससे मैराइन पॉल्यूशन होता है। अभी तक का जो सबसे खतरनाक ऑयल स्पिल हुआ है वो कैलिफोर्निया के संता बरवार नामक एक डिस्ट्रिक्ट है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ। सबसे खतरनाक कब हुआ था? 1969 में, 1969 में। ठीक है, दूसरा, पहला तो ऑयल स्पिल से होता है, फिर होता है प्लास्टिक के जमाव से। प्लास्टिक का जमाव कहाँ से हो गया? देखिए, जो हम लोग खाते हैं अपने घर में, जो प्लास्टिक लेके आते हैं, पॉलीथीन जिसे आप कहते हैं, वो लेके आते हैं, या किसी जैसे हम लोगों ने मान लीजिए चिप्स खाया, और चिप्स का रैपर कहाँ डालेंगे? कूड़े में। कूड़ा कहाँ जाएगा? समुद्र के पास, और वो पानी में जाता है। जैसे कि लार्ज पार्टिकल्स जब वो पानी में गया तो वो जो लार्ज पैकेट है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। ठीक है,
टूट जाएगा, फिर वो माइक्रो पार्टिकल्स बन जाएगा, कन्वर्टेड इनटू माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत महीन हो जाएगा। तो उससे ऑर्गेनिज्म खाएंगे, यानी कि जीव जंतु खाएंगे, पानी में रहने वाले जीव खाएंगे, और उन जीवों को कौन खाएगा? हाँ, ह्यूमन। हम ह्यूमन तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे फिशेस हो गई, तो फिशेस उन पार्टिकल्स को खाएंगी ऑक्सीजन के माध्यम से, क्योंकि वो पानी में तैर रहे होंगे और उनको वो बुलबुला चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए, तो बुलबुला डालेंगे मुंह में, या कोई फूड मैटर समझ के खा लेंगी, तो वो गलेगा नहीं अंदर ना। आपको पता है कि पॉलीथीन कभी भी अंदर गलता नहीं है, जैसे हमारे अंदर नहीं गलता वैसे जीव जंतुओं के अंदर भी नहीं गलता है। तो उसको फिशेस खाएंगी, फिशेस को हम खाएंगे, और हमें क्या होगा? हम तुरंत बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। फिर होता है फिश नेट। फिश नेट यानी कि जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाले जाते हैं, वो पानी में ही अगर छोड़ दिए जाते हैं, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और उन्हें फिशेस खाती हैं, फिशेस को हम खाते हैं, और प्रॉब्लम होती है। फिर होता है पेस्टिसाइड एंड केमिकल अफोरम फॉर फैक्टर्स। पेस्टिसाइड यानी खेत और फैक्ट्रियों में आने वाले कीटनाशक का पानी में घुलना। जो हम अपने खेतों में कीटनाशक डालते हैं, फैक्ट्रियों में कीटनाशक का उपयोग करते हैं, फैक्ट्रियों के पानी कहाँ जाती है? फैक्ट्रियों की जो गंदगी होती है वो कहाँ जाती है? समुद्र में। अगर देखिए नदी में हमने खेत में पेस्टिसाइड का यूज किया, यानी कि कीटनाशक दवाओं का यूज किया, वो पेस्टिसाइड, वो अगर बारिश हुई तो वो बहकर कहाँ गई मिट्टी? चलिए ठीक है, नदी नाले में गई। नदी नाले कहाँ मिलते हैं? नहर में। नहर कहाँ? नदी नाले तालाब में मिले। तालाब किससे मिलता है? नहर से। नहर कहाँ गिरता है? समुद्र में। वो लास्ट में आता है कहाँ पे? समुद्र में ही। तो वो समुद्र में गिरा और पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर होता है गहरे सागर में खनन का कार्य। गहरे सागर में खनन का कार्य क्यों होता है? तो गहरे सागर में ही पेट्रोलियम पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, सारे नेचुरल्स जो थिंग्स होती हैं वो गहरे सागर में ही पाया जाता है। तो उसके लिए उनको खनन होता है, उनकी माइनिंग होती है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। सी फूड्स डैमेज होते हैं, यानी समुद्री भोजन नष्ट हो जाता है, जो हाई न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। और फिर होता है माइक्रोब्स, सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, और फिर अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता कैसे बढ़ जाती है? देखिए अम्लीयता क्या होता है? खट्टा खट्टा होता है ना। जब माइनिंग का कार्य हो रहा होता है तो पृथ्वी अम्लीय होता है। हमारे 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 शरीर, अभी आप इसको ऐसे करके देखिए ये अम्लीय होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। और पृथ्वी पर लगभग आप कह सकते हैं 70 से 80% भाग जो होता है वो अम्लीय होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो वो बढ़ जाती है, और H2O साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि जो जल का चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इतना समझ में आया? फिर है क्लाइमेट आल्सो अफेक्टेड। अगर ये सब प्रॉब्लम होगी, मैराइन पॉल्यूशन होगा तो उससे क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा। कोई भी पॉल्यूशन हो तो क्लाइमेट डिस्टर्ब होना ही होना है, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया। सी यानी समुद्र, यहाँ पे खारा पानी होता है, और जो हमारा ओशन होता है ये भी खारा पानी होता है। दोनों में अंतर इतना है कि जो सी होता है, यानी कि जो समुद्र होता है, इसमें वाटर वेव यानी वाटर करंट बनता है, और ओशन में नो। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? मैराइन पॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? अगला टॉपिक है हमारा वाटर पॉल्यूशन, जो हम अगले चैप्टर, अगले वीडियो, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।